आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ नफ्सियात का नहीं बल्कि हर घर, हर रिश्ते और हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी जज्बात को समझने और संभालने की सलाहियत। अक्सर हम बच्चों की तालीम, नंबर्स और कामयाबी पर तवज्जो देते हैं, लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि उनके जज्बात कितने महफूज हैं? उन पर घर, वालिदैन, अस्ताज़ा और मुआशरे की तवक्कुआत किस हद तक असरअंदाज होती हैं? क्या एक बच्चा सिर्फ इसलिए पैदा किया जाता है कि वो बड़ा होकर जिम्मेदारियां उठाए, या फिर उसका हक है कि उसे मोहब्बत, समझ और इमोशनल सपोर्ट भी दिया जाए? आज की गुफ्तगू में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि वालिदैन का रवैया, टीचर्स की तरबियत और मुआशरती दबाव किस तरह एक बच्चे की इमोशनल इंटेलिजेंस को तश्कील देते हैं। नाज़रीन, इचरा के बाजार में एक माँ अपने 3 बच्चों को कत्ल कर देती है। शुरू में इस वाक़े को लोग मुख्तलिफ एंगल से देख रहे थे, अपने अपने जाविये के मुताबिक देख रहे थे, लेकिन बाद में जब इस वाक़े की हकीकत खुली, इब्तदाई तफ्तीश में हमारे सामने आया कि माँ ने खुद अपने बच्चों को कत्ल किया था, और वो माँ जो है वो बड़ा नॉर्मल रिएक्ट कर रही थी इस सब होने के बावजूद। इस माँ ने ये क्यों किया? माँ जिसकी रहम और हमदर्दी की कहानियाँ जो है वो हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं, सदियों से सुनते आ रहे हैं। शायद जब से इंसानियत बनी है उसे माँ के रहम और माँ के मोहब्बत की जो कहानी बताई जाती है, नरम जो दिल है उसका बताया जाता है। आखिर ये माँ इतनी शफाक क्यों बनी? जब तफ्तीश हुई, आगे बढ़ा मामला, तो उसमें सामने आया कि ये जो औरत है ये अपनी शादी से खुश नहीं थी। ये कहीं और शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी शादी जो है वो उस शख्स से हो गई जो उसके बच्चों का बाप बना। और जब बार बार वो अपने इस बच्चों के बाप से तलाक का मुतालबा करती, अलहदगी चाहती, तो वो उसे बच्चों का वास्ता देता और बताता कि अगर हम अलहदा हो जाएंगे तो फिर इन बच्चों का क्या बनेगा। तो जब ये बात जो है दोहराया गया, तो उस औरत ने समझा कि शायद यही बच्चे जो हैं वो मेरी शादी, जिसे वो शायद अपनी खुशी ले समझ रही थी, उसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट है। तो उसने उन बच्चों को ही कत्ल कर दिया। अब एक औरत, एक माँ अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं रख सकती। ये जज्बात का जो खेल है ये आखिर है क्या? और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इंसान, अगर वो माँ है तो अपने बच्चों जिससे वो सबसे ज़्यादा शायद प्यार करती है, वो अगर जज्बात का जो ये खेल है इसके अंदर आगे पीछे मामला हो जाए तो वो अपने बच्चों तक को कत्ल कर सकती है। तो जज्बात को समझा कैसे जा सकता है, इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, और इस मामले के ऊपर जो है वो किस तरह से हम चीज़ों को देख सकते हैं, इस पर आज बात करेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान फयाज़ हुसैन, और मेरे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सोबिया रियाज साहिबा। सोबिया रियाज साहिबा का जो एक्सपीरियंस है इस मामले के अंदर, क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर और इस किस्म के केसेस को डील करने में, वो तकरीबन 20 साल का है। 2 दहाइयों से वो इन तमाम मामलात को देख रही हैं। सोबिया रियाज साहिबा, बहुत नवाजिश के आपने वक्त निकाला और आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुई। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि एक औरत, एक माँ अपने बच्चों को किस तरह से कत्ल कर सकती है, और सारी कहानी जब हम देखते हैं तो ये जज्बात का खेल नज़र आता है। तो मुझे बताइए, क्या आपको भी इसके अंदर जज्बात दिखाई देते हैं या फिर कोई और वजह है? आप इस वाक़े को किस तनाजुर में देखती हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम में आने की और यहाँ पे बात करने का मौका मिला। एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जहाँ पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कम्युनिटी में लोगों को बता सकती हूँ। अच्छा, ये जब वाक़या मेरी भी आया और मैंने भी इसको देखा, सारा काफ़ी जगहों पे इस पे डिस्कशन हुई, तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा एज ए नफ्सियाती तौर पे अगर हम देखें तो ये चीज़ें एकदम से नहीं होती हैं। यानी कि उसका ये नहीं था कि उसने एकदम से ये रिएक्शंस कर दिए और अपने ये सारी चीज़ें कि जी वो एक रात को मसला हुआ है और जी सुबह उसने अपने बच्चों को जो है वो एक रुकावट के तौर पे समझते हुए उनको कत्ल कर दिया। जहाँ तक जज्बात की बात की जाए, तो जब जज्बात हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं और हम उसको किस तरह से समझा जाए और उस पर काबू पाया जाए और किस तरह से उसको नहीं सीखते, और ना ही हमारी जो कम्युनिटी में उसके इर्द गिर्द के लोग
उसको देख भी रहे होते हैं कि उसके साथ कुछ मसला चल रहा है, वो खामोश हो गई है, वो बात नहीं कर रही, वो पहले की तरह से उसके जो रिएक्शंस थे, जिस तरह से वो बच्चों की देखभाल कर रही थी या मियाँ को टाइम दे रही थी या घर में जिस तरह से वो अपने बाकी मामलात को चला रही थी, अब वो नहीं चला रही। तो वो सिलसिला जो है वो काफ़ी देर पहले का शुरू हो चुका होता है और वो उसको बात बात पे गुस्सा आ जाता होगा। ये वाली सारी चीज़ें जब हम कहते हैं ना नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको नोटिस नहीं करते, तो फिर इस तरह से फिर रिएक्शन एकदम से आते हैं सामने नज़र और फिर पीछे जाके देखा जाता है कि इसके साथ मामला क्या था। फिर बहुत सी कहानियाँ भी बनाई जाती हैं, जितने कहते हैं कि जितने लोग उतनी ज़ुबानें, जितनी उतनी कहानियाँ। तो हर जो फिर एक टाइम के बाद ये भी आता है कि सच तो सामने आना ही है, और वो जब आता है तो फिर एक अफसोस और फिर वो के अलावा कुछ भी नहीं होता। एक नेबर, एक हमसाये से भी अगर आप पूछते हैं ना, तो वो भी फिर बाद में कहता है कि बहुत अफसोस हुआ, काश हम कुछ कर लेते। लेकिन वो काश का अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप देखें कि 3 ज़िंदगियाँ जा चुकी हैं और वो 3 ज़िंदगियाँ वापस नहीं आ सकती। अब अगर उस माँ से पूछा जाए तो वो भी कहेगी कि मुझे बहुत अफसोस है, मैं तो बहुत प्यार करती थी, मुझे नहीं पता चला कि ये मेरे से कैसे हो गया। क्योंकि हमारी सोसाइटी में हम बहुत सी दूसरी चीज़ों पे बात करते हैं। हम ज़हानत पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि जी बच्चा ज़हीन है, नहीं ज़हीन है, उसका इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग लेवल पे बात की जाती है कि ज़हनी सलाहियत कितनी है, और ये बच्चा बहुत लाइक है जी, ये बहुत ज़हीन है। हम बच्चे को हमेशा इस समझ लें ज़ाविये के तहत देख रहे होते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि उस बच्चे के रवैये, उसके अंदाज किस तरह से तब्दील हो रहे हैं, और उन पे ना जो हम करते हैं तवज्जो नहीं देते, ना बीइंग अ पेरेंट, ना वालिदैन, एक टीचर, एक ये सारे, और एक अगर हम कम्युनिटी में देखें हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, तो वो भी अगर चलते चलते ख़राब होते हैं तो ख़राब होने की क्या रीज़न थी। अगर वो किसी को बता रही है तो उसकी किसी ने बात सुनी क्यों नहीं। वो सुनाना चाह रही है तो उसको सुन लेना बेहतर होता है कि कोई उसे सुने, और अगर नहीं तो आई थिंक कि आपके सोसाइटी में इतने काउंसलर्स होने चाहिए कि जिस तरह से आपको पता है कि हम बहुत सी चीज़ें बाहर की कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी में ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है उसके अंदर इमोशंस को, या जो साइकोलॉजी है, या जो इंसान के जहनी मसाइल हैं या अमराज हैं, उनको शायद आज तक मर्ज ही नहीं समझा जाता, और समझा जाता है कि ये जो है मर्ज ही नहीं है, और उसको बेवकूफ़ कहा जाता है, उसको जो है वो पागल देते हैं, और कहते हैं इस मूड ही इसका ऐसा है। बजाय उससे बात की जाए, उससे कन्वर्सेशन हो, उसके मसाइल का हल निकाला जाए, उससे कहा जाता है छोड़ो यार, इसके मुँह ही ना लगो, इससे बात ही ना करो, ये इसी किस्म की बातें करता रहता है, ये पागल है, साइको है, बेवकूफ़ है। तो मुझे ये बताइएगा कि कोई ख़ास पैमाना है, जैसे हम जहानत को देख सकते हैं कि IQ है एक चीज़, एक टर्म हमारे यहाँ यूज़ होती है, उसी तरह क्या कोई ऐसा पैमाना या कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम देख सकें कि जो इंसान के जज्बात हैं या जो इंसान के दीगर साइकोलॉजी से रिलेटेड जुड़े मामलात हैं, उनको किसी तरह से देखा जा सके कि क्या ये कंट्रोल में है, इमोशंस या कंट्रोल में नहीं है, इस किस्म की कोई चीज़ मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है। देखिए, जो इमोशनल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं ना, तो इमोशनल इंटेलिजेंस की 5 कंपोनेंट्स हैं। ओके। अगर उसके 5 कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें एक सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ रेगुलेशन है, मोटिवेशन है, एम्पैथी है और सोशल स्किल्स है। इसके बाकायदा टेस्ट हैं, जो टेस्ट को हम अप्लाई करते हैं तो पता चलता है कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो इसमें लैक कर रहा है और कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जिसमें इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसकी थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। मतलब उस टेस्ट के बाद फिर एक आपको लाइन मिल जाती है कि अब इसमें हमने क्लाइंट को किस तरह से आगे लेके चलना है, सेशंस में कौन सी चीज़ पे हमने काम करना है, किस कंपोनेंट पे काम करना है, और वो फिर उस पर करते करते वो मसले रिजॉल्व हो जाते हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना कि ये हम उसे कहते हैं कि जहनी सेहत के बारे में और जहनी बीमारी के बारे में, मर्ज़ के बारे में हम कोई बात नहीं करते, तो ये बिल्कुल ठीक है। आज भी लोग हमारे पास अगर आते हैं तो आने से उनको ये होता है कि एकेडमिक पर्पस से लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं, जी हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा, उसका रिज़ल्ट नीचे चला गया है, उसके नंबर कम आ गए हैं, और जब वो वजह जानी जाती है तो उसके पीछे उसका अकेलापन है, उसकी एंजाइटी है,
उसकी एंजाइटी होती है, उसकी जो कि उसको यहाँ पर लिंगर ऑन हो जाती है और उसको हेल्प प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, कोई उसको समझ नहीं रहा, सुन नहीं रहा। और उसके बाद क्या होता है कि वो बच्चे का स्कूल में भी बिहेवियर चेंज हो गया, दोस्तों से भी चेंज हो गया और उसका फिर एकेडमिक डाउन आ गया। अब वहाँ पे पेरेंट आता है और कहता है कि हाँ हमें किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प चाहिए। लेकिन अगर मैं अडल्ट केसेस में देखूँ कि वहाँ पे अगर किसी को कोई मसला है, अकेला हो गया, खामोश हो गया, रोना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे लोग अभी भी जाते हुए डरते हैं कि जी इससे कह दिया जाएगा ये पागल है जो इसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं जाना पसंद करते। और जबकि ऐसा ये स्टिग्मा को दूर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई इंसान बीमार होता है तो वो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर के पास जाता है एक सर दर्द के लिए भी हम एक गोली ले लेते हैं, फ़ौरन से पैनाडोल घर में है जी, कोई भी पेन किलर ले लें जी आराम आ जाएगा। लेकिन क्या एक ऐसी सोच जो दिमाग के अंदर बार बार परेशान कर रही है, उसके लिए किसी दवाई की ज़रूरत नहीं, उसके लिए किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, ये भी उसी तरह ख़तरनाक है जिस तरह के जिस्मानी बीमारी। बल्कि मैं तो इसे ऐसे कहूँगी, जिस्मानी बीमारियों की बहुत सारी वजह इंसानों की सोच है। अगर वो सोचें उसके परेशान करती रहे तो आज बहुत से लोग बहुत सी बीमारियों का शिकार हैं और बहुत सी रिसर्चेज हो चुकी हैं कि ये अल्सर और ये दीगर बीमारियां स्ट्रेस की वजह से हैं। और डॉक्टर सबसे पहले ये कहता है कि आप स्ट्रेस लेना छोड़ दें, आप खुश रहना शुरू कर दें। क्यों कहता है? क्योंकि बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइएगा, पेरेंट्स के पास क्या शुरू में कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसी आप सादा चीज़ें बता दें कि जिनको देखकर वो ये फैसला कर सकें कि हमें अब अपने बच्चे को जो है वो साइकोलॉजिस्ट को दिखाना होगा, या इस तनाजुर में भी हमें देखना पड़ेगा? जी बिल्कुल। अगर देखें, पेरेंट्स सबसे पहले वो होते हैं कि जो सबसे पहले इसको नोटिस कर सकते हैं। अगर उनका बच्चा जो है वो बड़ी रूटीन उसकी पहले कुछ है और अब थोड़ी सी भी तब्दीली आ गई है, अगर उसने खामोश रहना शुरू कर दिया, वो ज़्यादा बात नहीं कर रहा, अकेला रहना पसंद करना शुरू हो गया या उदास रहना शुरू हो गया और वो कहता है मुझे अकेले कमरे में मुझे रहने दें, लेकिन वो पहले ऐसे नहीं था। जहाँ आपको थोड़ी सी भी तब्दीली फील हो कि हाँ उसके रवैये में, उसके बिहेवियर में, वो उसका एकदम से गुस्सा बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया, या उसे किसी चीज़ से खौफ आना शुरू हो गया, उसकी नींद ख़राब हो गई है, रात को सोता नहीं है, सोते में डर जाता है, या उसका पढ़ाई से दिल उचाट हो गया, वो स्कूल जाना नहीं चाह रहा, वो कहता है कि बस मुझे अकेले घर में रहने दो, सुस्त हो गया, तो आपने फ़ौरन ये देखना है कि उसके किसी साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं। मूड स्विंग्स उसके आने शुरू हो गए हैं, चेंज हो गया, तो वो तब्दीली जो है वो एक अलार्मिंग साइन है आपके लिए। कि तब्दीली की बुनियादी वजूहात क्या बनती हैं? कोई सोशल प्रेशर है या क्या मामला है हमारे यहाँ कि ये इस किस्म की जो तब्दीलियाँ जिनका जिक्र आप कर रही हैं, इनका मौजब क्या चीज़ें बन सकती हैं? देखिए, इसकी अगर मैं बात करूँ ना तो इसकी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। हम किसी एक वजह को उसका एक बच्चे के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते, मतलब एक वजह को हम सबके साथ नहीं कर सकते, हर एक के साथ मामला डिफरेंट होता है। किसी के साथ वालिदैन का रवैया है, किसी के साथ उसकी फैमिली होती है, किसी के साथ स्कूल में ऐसा हो जाता है कि कुछ वो इंसिडेंट हो गया और वो इतना ज़्यादा उसकी थॉट को डिस्टर्ब कर गया कि वो उसका बिल्कुल चेंज हो गया रवैया। किसी का घर से हो गया, कोई बुली हो रहा है तो अपने अपीयरेंस से बुली हो रहा है, अपने डार्क कम्प्लेक्शन से बुली हो रहा होता है, सोसाइटी में, फैमिली में हो रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए किसी एक को तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि मैं सारे बच्चों पे कर दूँ, क्योंकि हर केस में हमें कॉमन चीज़ें बता दें जो अमूमन केसेस में होता है ना, लाइक ज़्यादातर केसेस में जो वजूहात होती हैं, 2-4 बड़ी वजूहात जो हैं वो बयान करें। अच्छा, ये वैसे मैं आपको बताऊँ, मेरे एक्सपीरियंस में जो सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ मिली है वो कंपैरिजन मिला है, वालिदैन का कंपैरिजन करना। वो तो बहुत, मेरा बच्चा बहुत लाइक है, तुम पता नहीं किस पे चले गए हो, वो तो बड़े अच्छे नंबर ले लेता है, तुम तो नहीं लेते, क्या पता वो एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हो, उसमें ये वाली स्किल्स ज़्यादा हो। तो हम एक को दूसरे पे वो नहीं कर सकते, और ये कंपैरिजन ही बच्चों में जो है वो समझ लें कि हसद भी पैदा करते हैं, सिबलिंग रिलेशंस भी अच्छे नहीं होते हैं, और फिर वो कंपैरिजन ही आगे बहुत से मसाइल को लेके चलता है। तो पेरेंट्स एंड पे तो मैंने ये देखा है। और अगर आप कहें एकेडमिक्स को, तो एकेडमिक्स में हम अगर देखें तो हम अगर एक बच्चा फ़र्ज़ करें कि उसके 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट्स में भी अगर उसके 2 सब्जेक्ट्स में ख़राब नंबर हैं लेकिन 4 में ठीक है,
तो वो जो 2 होते हैं ना, उस पर टीचर भी वरीड है, उस पर पेरेंट्स भी वरीड हो जाते हैं कि जी इसमें 2 में क्यों डिक्लाइन आया, लेकिन वो 4 को कोई नोटिस नहीं करता कि वो जो 4 सब्जेक्ट थे उसमें तो बहुत अच्छे नंबर थे। तो डेट्स वाई वो वाली जो चीज़ है वो उसकी अचीवमेंट को भी जब नहीं एक्नॉलेज किया जाता तो फिर उसकी जो फेलियर होते हैं ना, वो फेलियर हाईलाइट हो जाते हैं। लाइक जो हमारी सोसाइटी में छोटी छोटी बात पे डांटा जाता है, इवन कुछ कहीं तो डोमेस्टिक वायलेंस भी होती है। अगर हम अपने देहात के इलाकों में देखें तो बच्चों को जो है उन अच्छे नंबर्स ना आने के ऊपर या छोटी छोटी बात के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा मार पीट की जाती है। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं या वो वजह है या प्रेशर है कि आपने ये करना ही करना है, तुमने डॉक्टर बनना ही बनना है, तुमने इंजीनियर बनना ही बनना है। तो जो पेरेंट्स की जानिब से ये प्रेशर है, और फिर जिस तरह से आपने कंपैरिजन की बात की कि एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपैरिजन किया, या कज़न से के साथ अमूमन हमारे यहाँ होता है कि जी आपका जो कज़न है, बड़ा कज़न है, उसने तो इस उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया था, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे जो है वो नंबर्स कम आ रहे हैं, तुम्हारे मार्क्स कम हैं, तुम्हारे पास सहूलियात भी ज़्यादा हैं। तो इस किस्म की जो बातें की जाती हैं, अब इनके मुतबादिल तौर पर जो वालिदैन है वो कैसे ट्रीट कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम उनसे बात करेंगे तो वो कहते हैं कि अगर हम इस तरह से इनको खुली छूट दे देंगे या किसी भी चीज़ पे चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाएंगे, और फिर आगे जाके इनके जो प्रोफेशनल कैरियर्स हैं या जो इनकी ज़िंदगी है, इनमें इनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इस बात में किस हद तक सदाकत है, और अगर आप कहती हैं कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो इसका मुतबादिल क्या होना चाहिए जिससे बच्चे के ऊपर चेक एंड बैलेंस भी हो और उसके ऊपर जो है वो कोई इमोशनल प्रेशर भी ना आए? अच्छा देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी तो ये है कि पेरेंट्स का और उनके बच्चों के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए। आजकल अगर जहाँ हम बात करते हैं तो बहुत से क्राइसिस, बहुत से समझ लें चैलेंजेस जो हैं जो पेरेंट्स को भी फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रेशर है वो बच्चों पे आके निकले तो दिस इज़ नॉट फेयर। हम इसको कभी भी नहीं कह सकते क्योंकि बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं है। बच्चे एक जिम्मेदारी है जो अल्लाह ने बहुत प्यारी जिम्मेदारी हर माँ बाप पे डाली है, और उसको बहुत एहसन तरीके से उसे पूरा करना है। अगर हम उनको अगर बात करें कि हम जी उनके साथ किस तरह से कर रहे हैं कि वो रहे, तो देखिए आज का बच्चा वो बच्चा नहीं है जो आज से 10 साल पहले का था या 20 साल पहले का था। आज का बच्चा बहुत फ़र्क है, सोशल मीडिया उसकी एक्सेस में है और वो वहाँ से बहुत सी चीज़ें सीख रहा है, और वो दिया भी पेरेंट्स नहीं हुआ है। तो उस पर एक तो सोशल मीडिया पे चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें पेरेंट्स, और बच्चों के साथ इतने क्लोज रहें कि बच्चे हर चीज़ आपसे शेयर ज़रूर करें। जहाँ पे बच्चे पेरेंट्स से शेयर नहीं करेंगे और उनसे दूर हो जाएंगे तो मसले बढ़ जाएंगे। पॉजिटिव एक हम बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग की, हमारी इमोशंस को सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना रेगुलेट करती है वो हमारी थॉट करती है। तो थॉट अगर पॉजिटिव होगी तो डेफिनेटली उसमें फिर हैप्पीनेस आएगी, उसमें उसके इमोशंस बहुत अच्छे होंगे। और ये जो हमारे जितने हाई अचीवर्स हैं इनका EQ भी ज़्यादा होता है, ठीक है। ये अपने इमोशंस को समझते हैं, परसीव करते हैं, उसके रिएक्शंस को कैसे करना है, तो ये सारे वो रेगुलेट कर रहे होते हैं। अगर हम बच्चों से क्लोज होंगे तो डेफिनेटली उनमें इमोशनल रेगुलेशंस भी आएगी, इमोशंस को समझना भी आएगा, और इनका इंटेलिजेंस जितनी भी उसका इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग लेवल है, अगर आपने बात की चेक एंड बैलेंस की, तो जब वालिदैन कहते हैं कि हम चेक एंड बैलेंस करते हैं, सोशल मीडिया की आपने बात की, वो सोशल मीडिया चेक करते हैं, तो फिर जो बच्चा है वो समझता है कि मेरी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, और यहीं से फिर वो बच्चा जो है वो दूर होना शुरू हो जाता है। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट है या कौन सा ऐसा अमल है जिसके ज़रिए जो बच्चा है वो ये भी ना समझे कि मेरी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, जिसकी वजह से वो इमोशनल प्रेशर ले जाए, या जो है वो कोई और इसी तरह की जो चीज़ है कि अगर उस पर कहा जाता है कि आप रात को 10 बजे से बाद नहीं आ सकते, घर आपको पहले आना है, जल्दी आना है, इस किस्म की जो है वो पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, तो फिर जो है वो बच्चे जो है उसको एक प्रेशर के तौर पर लेते हैं। तो बच्चा प्रेशर के तौर पर भी ना ले उसको, और जो है वो काम भी ठीक रहे, बच्चा ख़राब भी ना हो। जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए ये अगर हम शुरू से बच्चे को एक स्ट्रक्चर देखें ना, एक रूटीन ऑफ द डे देते हैं, उसको हम अगर देते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो बच्चा आगे जाके कभी भी परेशान नहीं होगा। और जब फ्रेंडली इन्वायरमेंट होती है ना तो बच्चा ज़रूर आपसे शेयर करता है अपने सोशल मीडिया में भी, जिस तरह से बच्चों को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं वो भी वो पेरेंट्स से शेयर करते हैं। ये मेरे एक्सपीरियंस में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें आई हैं
कि जब हम एज ए पेरेंट बच्चे के साथ अपनी भी कभी शेयर करते हैं ना, तो बच्चा भी ज़रूर शेयर करता है। जब हम नहीं करेंगे, उसे टाइम नहीं देंगे और कहेंगे कि जी बहुत बिजी हैं और इसी भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि वो अगर कोई बिज़नेस कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है तो जॉब का प्रेशर है, ये सारी प्रेशर्स को मैनेज करना सीखें। अगर हर कोई, मैं कहती हूँ, इमोशनल रेगुलेशंस और इमोशंस को समझ के और इसको सीख लेना, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ना कि उनकी खुद की बल्कि उनके अपने बच्चों की भी और घर का माहौल भी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ कुछ स्टेप्स जानना चाह रहा हूँ, कुछ आप प्रैक्टिकली हमें आसान अल्फाज में समझाएं कि कौन से ऐसे काम हैं एज अ पेरेंट जो हम घर में कर सकते हैं जिससे हमारा और बच्चे का रिलेशनशिप जो है वो इस लेवल पे आ जाए कि वो हर बात हमसे कर सके। सबसे पहले तो बच्चे को टाइम देना शुरू करें। ठीक है, डेली का टाइम जो है वो एक आपने ज़रूर 30 मिनट बच्चे के साथ गुजारने हैं। अगर डिनर टाइम है तो डिनर टाइम में सब अपने जो मोबाइल्स हैं उसको ऑफ करें। अगर आप भी वही प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली बच्चा आपको मॉडल कर रहा होता है। ठीक है, बच्चे को छोटे होते से अगर वो ये सारी चीज़ें देखेगा तो उसी के अकॉर्डिंग वो आगे जाके भी करता है। तो इसके लिए आपको एक ये वाली चीज़ों को करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा, अगर आप खुद गुस्सा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बच्चा गुस्सा ना करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। यू आर द रोल मॉडल। पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं और उनको वो चीज़ों को देखना है कि खुद अगर हम कह रहे हैं बेटा बुरी बात है ऐसा नहीं करो, लेकिन खुद अगर हम कह रहे हैं तो फिर ये सोचने की बात है। पेरेंट्स का जो आपस का रिलेशनशिप है दोनों का, वो कितना जो है वो इफेक्ट करता है बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर, कि अगर जो मियाँ बीवी हैं उनका जो रिलेशनशिप है वो बड़ा अच्छा है, बड़ा लवली है, बड़ा फ्रेंडली है और बच्चों के सामने वो ऐसे जेस्चर्स देते हैं जिससे लगता है कि इन दोनों के दरमियान जो है वो बड़ा अच्छा एक रोमांटिक एनवायरनमेंट है या रोमांटिक रिलेशनशिप है। या कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो कहते हैं जी कि हमारा जो ये परसेप्शन है ये हमारे बच्चों के सामने जाना ही नहीं चाहिए, कि हम जो है वो हमारा आपस में किस किस्म का बड़ा सख्त बनने की कोशिश करते हैं। मर्द हजरात में मैंने ज़्यादा देखा है कि लाइक वो जो है वो जो फैमिली में या बच्चों के साथ बैठे हैं तो वो बीवी के साथ बहुत स्ट्रिक्ट उससे वो जाहिर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसका कहना है कि इससे घर पे कंट्रोल रहता है। तो क्या ये घर पे कंट्रोल रखने के लिए बच्चों के सामने जो है वो इस किस्म के गेस्चर हार्ड जो है वो बन के दिखाना ज़रूरी है, या फिर सॉफ्टनेस जो है वो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट करेगी बच्चों? देखिए, बैलेंस जो है ना वो हमेशा अच्छा रहता है। आप सख्ती के साथ चीज़ों को टेम्परेरी कंट्रोल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते। अगर वही पेरेंट, वही फादर जो बहुत सख्त हैं तो उनका बच्चा जो है वो फिर घर में नहीं रहता। जब वो बड़ा हो जाता है तो वो ज़्यादा टाइम घर से बाहर गुजारता है, क्योंकि फादर का और बच्चों का वो बॉन्ड ही नहीं बना। और मियाँ बीवी की जहाँ तक आपने बात की कि तो दोनों पेरेंट का आपस का अगर बहुत अच्छा रिलेशन है तो वो घर फिर किसी जन्नत से कम नहीं होता। बच्चे घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना और अपनी पेरेंट्स के साथ बाहर जाना, आउटिंग करना पसंद करते हैं, ना कि अपने दूसरे फ्रेंड सर्कल में। तो ये वाली चीज़ जहाँ पे हेल्दी रिलेशंस हैं बहुत मियाँ बीवी के दरमियान, उनके घर का माहौल बहुत अच्छा है और उनके बच्चों की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तो बात वहीं पे आके ख़त्म होती है कि हमें अपने इमोशंस को, अपने जज्बात का बेहतरीन अंदाज में जो है वो इजहार करना चाहिए। अगर हम उसको सीख लेंगे और हर कोई अगर उसको सीख ले तो मेरा ख्याल है कि कोई मसला ही नहीं है कि हम अपनी इस कम्युनिटी में इस चीज़ को जो है वो आम करें और इस कम्युनिटी को बहुत अच्छा जो है वो एक बना दें जहाँ पे हर कोई बहुत खुश रहना सीख जाए। और बिल्कुल ठीक है। पेरेंट्स का जो रोल है वो तो आपने हमें समझा दिया। वालिदैन के बाद जो बच्चा है जो सबसे ज़्यादा वक्त गुजारता है शुरू में, वो अपने टीचर्स के साथ गुजारता है, उस्ताज़ा के साथ गुजारता है, स्कूल में गुजारता है। तो टीचर्स का जो है वो क्या रोल होता है इमोशनल जो इंटेलिजेंस है बच्चे की, उसके ऊपर वो किस तरह से अपना पॉजिटिवली इफेक्ट छोड़ सकते हैं और किस तरह से जो है वो टीचर्स का जो है वो रवैया उसी बच्चे के लिए उसकी इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उसको डैमेज कर सकता है? देखिए, टीचर का एक जुमला जो है ना वो बच्चे की ज़िंदगी बना सकता है और एक जुमला बच्चे की ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। अगर वो कह दे ना टीचर यू कैन डू इट, तो वो बच्चा बहुत कुछ कर जाएगा। और अगर टीचर कह दे ना कि तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, तो वो बच्चा कुछ नहीं कर सकेगा। टीचर का इतना अहम रोल है। और आपको पता है माँ बाप के बाद वो जो बच्चा आता है वो उस्ताद के पास ही आता है। तो अब उस्ताद का रोल तो बहुत अहम है, जितना वालिदैन का उतना ही उस्ताद का भी है। और ये कहते हैं ना ट्रायंगल है। अगर ये बच्चा, उस्ताद और ये जो पेरेंट्स हैं, मतलब टीचर, पेरेंट्स एंड द चाइल्ड, अगर ये तीनों मिल के
दोनों मिलके बच्चे पे काम करते हैं और आपस का एक बॉन्ड रहता है, तो डेफिनेटली वो बच्चे, आज के जो सक्सेसफुल बच्चे हैं जो हमें इर्द गिर्द नज़र आते हैं, तो वो इसी की पैदावार है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, हमारे यहाँ बच्चों को एक मशीन के तौर पे समझा जाता है। बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स उससे ये एक्सपेक्टेशंस लगाना शुरू कर देते हैं कि अब ये बड़ा होगा, बड़ा होकर फिर ये बहुत अच्छी नौकरी करेगा या बहुत अच्छा कारोबार करेगा, कमाएगा, ख़ानदान को संभालेगा, और वो तमाम तर मसाइल जो उसकी सारी पिछली नस्लें हल नहीं कर सकी वो ये बच्चा अकेला हल कर देगा। फिर जब इस एक्सपेक्टेशंस के साथ वो बच्चा बड़ा होता है, फिर वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद फिर अब उसे मार्केट में निकलना है, तो पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म के हालात हैं, वो जॉब नहीं मिल रही, मसाइल हो रहे हैं, वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी नहीं हो रही, और उधर से एक प्रेशर आई जा रहा है कि जी तुम्हारे बाप ने इस उम्र में ये कर लिया था, तुम्हारे दादा ने इस उम्र में ये कर लिया था, हालांकि उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे। एक और चीज़ मैं, क्योंकि अब हमारा वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो आखिर में ये बात ऐड कर दूँ, फिर आप सारे मामले का जवाब दे दीजिएगा कि हमारे यहाँ शायद ये नहीं है कि जो बच्चे हैं उनको, हालांकि वो बच्चे जो अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में नहीं आए, ये जुमला मैं बार बार दोहराता हूँ कि बच्चे अपनी मर्ज़ी से दुनिया में नहीं आए, पेरेंट्स जो हैं वो उनको जो है वो लेकर आए हैं, और उनके पास ये राइट था या उनके पास ये पावर थी कि अगर वो चाहते तो वो बच्चे इस दुनिया में ना आते। लेकिन जब वो बच्चे इस दुनिया में आ गए हैं तो अब आने के बाद उनसे एक्सपेक्टेशन जोड़ ली है कि वो सिर्फ ना अपने मसाइल हल करेंगे बल्कि उन पेरेंट्स के भी और उनकी जो पिछली नस्लें थी जिनके जो मसाइल छोड़ के गए हैं वो भी हल करेगा। तो क्या हमें जो है वो जिस दुनिया के अंदर लाने से पहले चाइल्ड को ये सोचना नहीं चाहिए कि किस तरह से हम उसको मैनेज कर सकेंगे, या जब वो पैदा हो जाएगा तो उसके सारे जो एक्सपेंसेस हैं, या फिर अगर वो बड़ा होता है जॉब नहीं मिलती, ये सारी की सारी प्लानिंग जो है वो एक बच्चा को पैदा करने से पहले होनी चाहिए, या आपको लग रहा है कि ये बहुत कोई आइडियलिस्टिक सी बात है जिसको प्रैक्टिकली करना पॉसिबल नहीं है? तो मुझे ये बताइएगा कि अगर इस इन्वायरमेंट में फिर बच्चा पैदा हो जाता है ये सोचे समझे बगैर, और फिर उसकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, क्या कोई इम्कान बचता है कि वो डैमेज ना हो जब आप उसको इसी एक्सपेक्टेशन के साथ पैदा कर रहे हैं कि जनाब वो सारे मसाइल हल करेगा? हाँ देखिए, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है कि ये वाला एक ही पर्सन पे कभी आप देखें बहुत सारे कहते हैं ना बोझ लाद देना, या बहुत वक़ात उसको पहले बता देना, अभी उसकी उम्र नहीं है लेकिन उसको ये वाले सारी चीज़ों को उसको बार बार याद कराना कि तुमने तो ये करना है, तो ये करना है, ये करना है, तो ये वाली चीज़ें ना ज़हनी बीमारी को पैदा करती हैं। वो जो कर सकता था ना, जो उसमें सलाहियत थी, शायद वो भी ना कर सके। तो इसके लिए इस तरह के तो जुमले कहना और ये वाली उम्मीदें रखना एक माँ बाप का, जो मैं कहती हूँ, वो बिल्कुल ही राइट नहीं बनता, क्योंकि वो बच्चा वाकई अपनी मर्ज़ी से नहीं आया। अब वो आपकी वालिदैन की एक बड़ी प्यारी जिम्मेदारी है जो अल्लाह ताला ने उन्हें दी है, और उन्हें उसको पूरा करना है एहसन तरीके से, और उसको एक अच्छी उम्मीद देना ही उनकी जिम्मेदारी है, उसकी तालीम करना और उसकी शख्सियत की बेहतरीन परवरिश करना। लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टा समझा जाता है कि वालिदैन अब उस बच्चे की जिम्मेदारी है, ऐसा ही है? देखिए, वालिदैन तो तब जिम्मेदारी है जब वो किसी जगह पे पहुंच जाता है, तो डेफिनेटली जब वो कहते हैं ये साइकिल तो चलता ही आ रहा है। लेकिन अब आज अगर आप इस पे बात करते हैं ना कि जिम्मेदारी है, तो कहीं पे जाके फिर बच्चे क्या कर रहे हैं, आज के ओल्ड होम भी बहुत ज़्यादा बन भी रहे हैं और भर भी रहे हैं। तो इसके लिए ये है कि अगर हम बचपन में बच्चों के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन पैदा रखें ना, और वो बनाने में कोशिश अपनी सर्व करें, और जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो बच्चों को एक रियलिटी दें, एक ये बताएं कि ये हम बेटा आपको दे सकते हैं और ये हम नहीं दे सकते। होता क्या है कि मेरे पास ज़्यादा जो केसेस आते हैं उसमें आते हैं कि बच्चा जी मूड बनाता है तो पेरेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, चलो छोटा है, बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। फिर उसे थोड़ा और बड़ा हुआ है तो वो गुस्सा कर रहा है, चलो दे दो, ये गुस्सा कर रहा है, उससे भी लेके दे दो। तो वही बच्चा जब 12-14 साल का होता है तो वो तो बहुत सारी डिमांड्स करनी शुरू कर देता है, और फिर अब पेरेंट कहता है कि हम कहाँ से करें, हमारे पास तो इतने वो रिसोर्सेज ही नहीं है, इतना फाइनेंशियल स्टेटस उसका नहीं होता। तो वो बिगाड़ तो पहले पैदा हो गया ना। फिर उसको फिर हम उसको उस केस को भी लेते हैं और उसको अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन उसमें फिर पेरेंट गाइडेंस रहती है, पेरेंट्स के साथ उनको गाइड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये वाली जो चीज़ आप कह रहे हैं ना कि जो बच्चे को इस तरह से वन मैन शो समझ लेना और एक को हीरो समझ लेना कि वो एक बच्चा दुनिया में जब आ गया तो वो पूरी जी ख़ानदान का मसला करेगा, यहाँ जी पूरे ख़ानदान से ही ऊपर चला जाएगा। तो बच्चे की सलाहियतों को पहचाने, प्लीज़ बच्चे की सलाहियतों को पहचाने। हर बच्चा हर इंसान एक से मुख्तलिफ है, और उसकी जो सलाहियतें हैं ना, इस तरह से वो भी जो होती हैं वो ज़ाया हो जाती है।
तो मेरा Thank तो you so यही much, पैगाम ma'am। है आपको। आज के इस एपिसोड के अंदर हमने EQ पे बात की और इसके अलावा जो है वो हमने बात की कि किस तरह से एक बच्चा जो है वो उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसको बिल्ड करने में वालिदैन का किरदार होता है, टीचर्स का किरदार होता है, और सोसाइटी के अंदर जो अमूमन हमारे यहाँ मामलात हैं उस पर बात की, और जज्बात को कंट्रोल में कैसे रखना है बच्चे के साथ जो है वो जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपना एक रिलेशनशिप जो है उसको हेल्दी कैसे बनाना है। इस पे सोबिया रियाज साहिबा ने बहुत इंसाइटफुल जो कन्वर्सेशन है वो की है, वो बातचीत आपके सामने रखी है। होपफुली आप जो है वो इसको फॉलो करेंगे और अपने बच्चे के साथ जो है वो मज़ीद बेहतर एक ताल्लुक़ पैदा कर सकेंगे, जिससे उसकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी खुशी से गुजरेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।